आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पूनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो हम पढ़े आज सिंगल फेज मोटर के बारे में। सिंगल फेज मोटर या एकल कला मोटर के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पीछे हमने एक चैप्टर किया था वाइंडिंग। तो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो लाइनमैन, एसए और जितनी भी टेक्निकल भर्तियां होती हैं उनके सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिंगल फेज मोटर या एकल कला प्रणाली। तो आज हम जो चैप्टर हमारा है हमारे पास है सिंगल फेज मोटर। एकल कला मोटर। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे सिंगल फेज मोटर हमारे पास क्या होती है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मोटर क्या होती है। तो मोटर का काम क्या होता है? मोटर यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो मोटर का काम क्या होता है? हम मोटर को विद्युत ऊर्जा देते हैं और मोटर से क्या करते हैं? यांत्रिक कार्य करवाते हैं। तो इसलिए मोटर क्या होगी हमारी? वह जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है उसको हम क्या कहते हैं? मोटर कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिंगल फेज मोटर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी हेडिंग क्या है? सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर, तो इसके बारे में हमने स्टडी करनी है। सिंगल फेज मोटर हमारी क्या होती है? तो सिंगल फेज मोटर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करती है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर या सिद्धांत पर नियम पर कार्य करती है। क्या करती है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम या सिद्धांत पर कार्य करती है। यह मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। यह मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। यह मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। इसका मतलब जब इसको सप्लाई देते हैं तो ये अपने आप क्या नहीं है? चलती नहीं है। इसको चलाने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा चीज इसके साथ जोड़नी पड़ेगी तभी हमारी मोटर क्या करती है? चलती है। तो चलती क्यों नहीं है? यह संबंधन प्रकार का पल्सेटिंग ये संबंधन प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है? पल्सेटिंग प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसलिए क्या नहीं होती है? सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। इसका प्रारंभिक टॉर्क शून्य होता है। प्रारंभिक टॉर्क शून्य होता है। इस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए
फेज विभक्त करना पड़ता है। फेज विभक्त करना पड़ता है। ये हमारी क्या होती है, सिंगल फेज मोटर होती है। तो सिंगल फेज मोटर के अंदर हमने क्या लिखा है, यह मोटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती क्योंकि यह संपंदन प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। किस प्रकार का, संपंदन प्रकार का या पल्सेटिंग प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र क्या करती है, उत्पन्न करती है। इसका प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है, शून्य होता है। इस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए एक फेज को दो फेज में बांटना पड़ता है। तो ये हमारी क्या है, ये सिंगल फेज मोटर है। तो कौन सी है हमारे पास सिंगल फेज मोटर जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करती है, कार्य करती है। अगर इसको हमने सेल्फ स्टार्ट बनाना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, एक फेज को दो फेज में बांटना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम पढ़ते भी एक फेज को दो फेज में कैसे बांटते हैं। तो हमारी क्या भाई, फेज विभक्त मोटर। तो पहली हमारे पास कौन सी है, फेज विभक्त मोटर। और इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। क्या बोलते हैं इसको हम, फेज विभक्त मोटर या रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास क्या होता है, एक रोटर होता है और इसके अंदर दो वाइंडिंग होती है हमारी। इसके अंदर दो वाइंडिंग होती है हमारी, एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक होती है हमारे पास रनिंग वाइंडिंग। तो हम क्या करते हैं, इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए इसको फेज को क्या कर देते हैं, विभक्त कर देते हैं। ये हमारी क्या है, ये हमारी है ये हमारे पास है आर डब्ल्यू का मतलब रनिंग वाइंडिंग। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एस डब्ल्यू स्टार्टिंग वाइंडिंग। और ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध। ये हमारे पास यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध। और ये हमारे पास क्या है, अपकेंद्री स्विच है, अपकेंद्री स्विच। हमारे पास क्या है, अपकेंद्री स्विच। ये हमारा क्या है, ये हमारे पास है रोटर। और इसके अंदर क्या चीज है, ये हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का क्या होगा भाई, स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर प्रतिरोध को हम किससे लिखते हैं, एस ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एस ए से। तो जो हमारी वाइंडिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, हमारी प्रतिबाधा होती है और प्रतिबाधा को हम किससे लिखते हैं, एक्स से। तो इसके अंदर जो प्रतिबाधा होगी वो क्या होगी, एक्स ए का मतलब है एक्सिलरी वाइंडिंग या सहायक वाइंडिंग। इसके अंदर हमारा ये क्या लगा हुआ, प्रतिरोध है। तो इसके अंदर जो प्रतिरोध होगा वो हमारा कौन सा होगा, वो होगा हमारा आर ए, एक्सिलरी प्रतिरोध। और इसके अंदर हमारा प्रतिबाधा क्या होगी, एक्स एम मैन वाइंडिंग है। और इसके अंदर जो प्रतिरोध होगा वो हमारा कौन सा हो गया, एक्स ए। कौन सा होगा, एक्स एम। कौन सा होगा प्रतिरोध हमारा, इसके अंदर है एक्स एम प्रतिरोध होगा, एक्स एम। ये हमारी क्या हुई, मैन वाइंडिंग है। इसके अंदर हमारे पास दो वाइंडिंग होती है, एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक होती है रनिंग वाइंडिंग। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारी कौन सी होती है, रनिंग वाइंडिंग
क्या होती है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होती है हमारी, स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसके बारे में हमने लिखना, स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारी क्या होती है। इसे सहायक वाइंडिंग भी कहते हैं, इसे सहायक सहायक वाइंडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे सहायक वाइंडिंग भी कहते हैं। और क्या होता है, पतले तार की होती है, पतले तार की अधिक टर्न, पतले तार की अधिक टर्न। और क्या होता है, प्रतिरोध, प्रतिरोध होता है उच्च, प्रतिरोध क्या होता है इसका, उच्च होता है। और इसके अंदर क्या होता है, प्रेरकत्व, प्रेरकत्व क्या होता है इसका, निम्न। ये हमारे पास कौन सी वाइंडिंग होती है, हमारे पास होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, सहायक वाइंडिंग भी कहा जाता है। क्या होती है, पतले तार की होती है और अधिक टर्न होती है, इसलिए इसका प्रतिरोध भी क्या होता है, अधिक होता है। अगर प्रेरकत्व पूछे तो इसका प्रेरकत्व क्या होता है, निम्न होता है। प्रेरकत्व क्या होता है इसका, निम्न होता है। फिर ये हमारे पास लगा हुआ भी अपकेंद्री स्विच, क्या लगा हुआ है, अपकेंद्री स्विच। ये क्या करता है, ये मोटर को जब 70 से 80% गति मोटर प्राप्त कर लेती है तो ये क्या कर देता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से बाहर कर देता है। तो ये क्या होता है, यह स्टार्टिंग वाइंडिंग के, यह स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगा होता है। क्या होता है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगा होता है। जब मोटर 75% से 80% गति प्राप्त कर लेती है, तो यह अपने आप ओपन हो जाता है। ये हमारे पास क्या होता है, अपकेंद्री स्विच होता है। इसका काम क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगा होता है। जब मोटर 75 से 80% गति प्राप्त कर लेती है तो ये अपने आप क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। इसके बाद तीसरी हमारे पास है इसके अंदर, तो तीसरी हमारे पास है रनिंग वाइंडिंग। तीसरी हमारे पास कौन सी है, रनिंग वाइंडिंग। तो रनिंग वाइंडिंग हमारी क्या होती है, तो रनिंग वाइंडिंग इसको मेन वाइंडिंग कहा जाता है, इसको मेन वाइंडिंग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मेन वाइंडिंग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मेन वाइंडिंग कहा जाता है। मोटे तार की कम टर्न क्या होती है, मोटे तार की बनी होती है और टर्न क्या होती है, कम होती है। तो टर्न कम होती है तो प्रतिरोध क्या होता है इसका, प्रतिरोध कम, प्रतिरोध क्या होता है, कम। प्रेरक तो क्या होता है, ज्यादा। प्रेरक तो मतलब इंडक्टेंस क्या होता है इसका, ज्यादा होता है। ये हमारे पास क्या होती है, फेज विभक्त मोटर होती है। तो फेज विभक्त मोटर के बारे में हमने सारी चीजें लिख ली। हमारे पास क्या होती है, फेज विभक्त मोटर या रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस, स्टार्ट, इंडक्शन, रन मोटर। तो इसके अंदर हमने लिखा हमारे पास तीन चीजें इसके अंदर लगी होती है। एक हमारे पास होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, दूसरी होती है हमारे पास रनिंग वाइंडिंग, एक होता है हमारे इसके अंदर है अप केंद्रीय स्विच। तो इसमें क्या होता है, इस मोटर को जब हम एसी सप्लाई देते हैं तो हमारी दोनों वाइंडिंग के बीच में 90 डिग्री का फेज अंतराल करने के लिए हम क्या करते हैं, फेज को विभक्त करते हैं ताकि मोटर हमारी क्या हो जाए, सेल्फ स्टार्ट हो जाए। तो ये लगी हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होती है, इसे सहायक वाइंडिंग भी कहा जाता है। पतले तार की होती है, अधिक टर्न होती है, प्रतिरोध क्या होता है उसका उच्च होता है, और प्रेरक तो क्या होता है, निम्न। उसके बाद हमारे पास ये केंद्रीय स्विच लगा हुआ है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। जब हमारी मोटर 75 से 80% गति प्राप्त कर लेती है तो इस सर्किट को अपने आप क्या कर देता है, ओपन कर देता है यहाँ से, और मोटर हमारी किस पे चलती है, रनिंग वाइंडिंग के ऊपर चलती है। फिर हमने पढ़ा भी रनिंग वाइंडिंग क्या होती है। रनिंग वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, इसे मैन वाइंडिंग कहा जाता है। मोटे तार की बनाई जाती है, कम टर्न होती है, प्रतिरोध भी कम होता है, और प्रेरक तो क्या होता है, ज्यादा होता है। अब हम लिखे भाई एक्सएम क्या होता है। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे आर एम है प्रतिरोध, ये क्या है, आर एम है। एक्सएम ऊपर वाला हमारा भी, इसका प्रतिबाधा कितनी और इसका प्रतिरोध कितना है। अब इसके बारे में लिखे में इनके नाम लिख देते हैं हम, क्या होते हैं। तो एक्सएम क्या होता है हमारा, मेन वाइंडिंग का प्रेरकत्व। क्या होता है, मेन वाइंडिंग का प्रेरकत्व। तो ये हमारा क्या होता है, ज्यादा। क्या होता है, मेन वाइंडिंग का प्रेरकत्व क्या होता है, ज्यादा। फिर हमारे पास है आर एम, और आर एम होता है हमारे पास मेन वाइंडिंग का प्रतिरोध। क्या होता है, मेन वाइंडिंग का प्रतिरोध। ये क्या होता है हमारे पास, कम। क्या होता है, कम। फिर हमने लिखा था एक्स ए, ये हमारे क्या होता है, सहायक वाइंडिंग का प्रेरकत्व। सहायक वाइंडिंग का प्रेरकत्व, तो ये हमारा क्या होता है, निम्न या कम। फिर हमारे पास था आर ए, ये हमारे पास क्या था, सहायक वाइंडिंग का प्रतिरोध। तो सहायक वाइंडिंग का प्रतिरोध हमारे पास क्या था, तो ये हमारे पास था ज्यादा। ये हमारी क्या भाई, फेज विभक्त मोटर है। तो कौन सी हमारे पास, ये फेज विभक्त मोटर है, इसके अंदर ये चीजें लगी होती है। अब इसकी दक्षता पूछ ली जाती है भाई, पावर फैक्टर पूछा जाता है, कितने पावर फैक्टर के ऊपर ये काम करती है। तो लिख लेते हैं हम पावर फैक्टर। इसका पावर फैक्टर तो कितना होता है, 0.3 से 0.4 तक। कितना होता है, 0.3 से 0.4 तक अक्षमता पूछी जाती है इसकी। तो इसकी क्षमता होती है 0.5 एचपी। कितनी होती है, 0.5 एचपी। एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। क्या होता है, हॉर्स पावर। तो इसकी क्षमता कितनी होती है, क्षमता होती है 0.5 एचपी। एचपी होता है हमारा हॉर्स पावर। क्या होता है, हॉर्स पावर होता है। प्रयोग पूछ लिया जाता है भाई, कहां पे किया जाता है। तो इसका प्रयोग क्या होता है, छोटे पंप के अंदर इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये थी हमारे पास पहली मोटर, फेज विभक्त मोटर। तो कौन सी थी हमारे पास, फेज विभक्त मोटर थी। तो इसके अंदर ये क्या होती है, फेज विभक्त मोटर होती है। मैंने एक फेज को दो फेजों में बांटा ताकि हमारी मोटर क्या हो जाए, सेल्फ स्टार्ट हो जाए। इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है, एक अपकेंद्री स्विच होता है।
XM क्या होता है हमने लिख लिया, RM क्या होता है ये भी लिख लिया हमने, XA क्या होता है ये भी लिख लिया, RA ये होता है ये भी क्या लिख लिया। इसका पावर फैक्टर कितना होता है 0.3 से 0.4। अक्षमता कितनी होती है 0.5 HP और पावर प्रयोग छोटे पंपों में। अब हम पढ़ते भाई कैपेसिटर प्रेरण मोटर, क्या पढ़ते हैं संधारित्र प्रेरण मोटर। तो अब हमने क्या करना भाई, संधारित्र प्रेरण मोटर पढ़नी, कौन सी, संधारित्र प्रेरण मोटर। तो संधारित्र प्रेरण मोटर हमारी क्या होती है इसके बारे में हम लिख लेते हैं। इस मोटर में दो वाइंडिंग होती है, इस मोटर में दो वाइंडिंग होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग व रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बारे में हमने ऊपर लिख लिया है, तो दोबारा हम यहाँ नहीं लिखेंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारी क्या होती है और रनिंग वाइंडिंग क्या होती है। इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरी होती है रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संधारित्र जोड़ा जाता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संधारित्र जोड़ा जाता है, जिसके कारण दोनों वाइंडिंग के बीच दोनों वाइंडिंग के बीच 90 डिग्री का फेज अंतर होता है। क्या होता है इस मोटर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संधारित्र जोड़ा जाता है, जिसके कारण दोनों वाइंडिंग के बीच 90 डिग्री का फेज अंतराल हो जाता है। संधारित्र से इसके कारण धारा लीड करती है, क्या करती है इसके कारण धारा लीड करती है, जिससे पावर फैक्टर बढ़ जाता है, क्या हो जाता है जिससे पावर फैक्टर बढ़ जाता है। इसका प्रारंभिक टॉर्क रनिंग टॉर्क से 1.5 गुना अधिक होता है। क्या होता है इसका जो प्रारंभिक टॉर्क होता है वो रनिंग टॉर्क का 1.5 गुना अधिक होता है। तो हम इसका क्या कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। हमारी जो संधारित्र प्रेरण मोटर होती है, तो इसके अंदर हमारा ये क्या लगा होता है, एक रोटर होता है। हमने कहा भाई इसके अंदर क्या जोड़ा जाता है, एक कैपेसिटर जोड़ा जाता है। और कैपेसिटर कहाँ लगा होता है, जो हमारी क्या होती है
ये हमारी क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग, और ये हमारे पास है रनिंग वाइंडिंग, और यहाँ पे हमने इसको क्या दे रखी है, एसी सप्लाई। ये हमारा क्या लगा हुआ है, संधारित्र, और ये हमारा क्या है, अब केंद्रीय स्विच। तो हमारे पास कौन सी है, संधारित्र प्रेरण मोटर है। कौन सी है, संधारित्र प्रेरण मोटर है। इस मोटर को चलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, संधारित्र या कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और रनिंग वाइंडिंग होती है, इनके बीच में जो फेज अंतर होता है वो 90 डिग्री का अंतराल हो जाता है, जिसके कारण हमारी मोटर क्या हो जाती है, सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। क्या होती है, मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। हमने संधारित्र लगाया तो इसके कारण क्या होती है, धारा वोल्टेज से क्या करती है, आगे रहती है। अगर धारा वोल्टेज से आगे रहती है, जिसके कारण हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका प्रारंभिक टॉर्क इसके रनिंग टॉर्क से 1.5 गुना अधिक होता है। जब ये शुरुआती होती है उस टाइम में कितनी घूमती है, और फिर ये क्या करती है, रनिंग में कितनी घूमती है, तो उनके बीच में कितना अंतर होता है, 1.5 गुना। तो जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो रनिंग टॉर्क से 1.5 गुना अधिक होता है। तो क्या होता है, ये मोटर अगर थोड़ा बहुत लोड बढ़ता है तो ये मोटर क्या कर लेती है, इसको सहन कर लेती है। अब हम पढ़ते हुए इसके अंदर हम कैपेसिटर कौन कौन से प्रयोग करते हैं। तो हमारे पहला कैपेसिटर हमारे पास पेपर कैपेसिटर, पेपर या ऑयल कैपेसिटर, पेपर या ऑयल कैपेसिटर। तो पेपर या ऑयल कैपेसिटर क्या होता है, इसका प्रयोग हम मोटर में इसको चलाने के लिए करते हैं। क्या होता है हमारा, इसका प्रयोग रनिंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग रनिंग के लिए किया जाता है। इसके लिए क्या जाता है, रनिंग के लिए किया जाता है। रनिंग के लिए किया जाता है तो ये हमेशा वाइंडिंग के साथ जुड़ा रहता है, इसलिए क्या होती है, इसकी आयु क्या होगी, इसकी कम। और क्या होता है, मान क्या होता है, और इसका मान होता है निम्न। मान क्या होता है, इसका निम्न होता है। क्या होता है, जो हमारा पेपर या इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का हम प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग रनिंग के लिए किया जाता है। आयु क्या होगी, इसकी कम होगी, और मान क्या होगा, निम्न होगा। दूसरा हमारे पास भी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। तो इसके बाद अगला कैपेसिटर कौन सा हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, इसका प्रयोग पूछा जाता है। इसका प्रयोग स्टार्टिंग के लिए किया जाता है। स्टार्टिंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग स्टार्टिंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इसका प्रयोग स्टार्टिंग के लिए किया जाता है। मान क्या होता है इसका, मान होता है इसका ज्यादा। क्या होता है, मान होता है इसका ज्यादा। ये थे हमारे पास कैपेसिटर, दो प्रकार के प्रयोग करते हैं। अब हमने पढ़ा था भाई, फेज मोटर को चलाने के लिए हमने क्या किया था, पहली विधि अपनाई थी फेज को एक भाग से दो भागों में बांटने के लिए। फिर दूसरी हमने पढ़ी हुई कैपेसिटर इंडक्शन मोटर है, तो उसमें हमने क्या किया, फेज को बांटने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया। अब हम पढ़ते हुए स्थायी कैपेसिटर मोटर, क्या पढ़ते हैं, परमानेंट कैपेसिटर मोटर क्या पढ़ते हैं। तो जो पीछे थी पढ़ी थी हमने, उसमें क्या था हमारा, ये कैपेसिटर क्या, जब मोटर स्टार्ट हो जाती थी तो ये कैपेसिटर क्या हो जाता था, मोटर से अलग हो जाता, स्टार्टिंग वाइंडिंग से अलग हो जाता था, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या लगा रखा था, केंद्रीय स्विच लगा रखा था। अब जब हम मोटर पढ़ेंगे अगली हमारे पास वो है स्थायी कैपेसिटर मोटर। कौन सी है, स्थायी संधारित्र मोटर। स्थायी संधारित्र मोटर, तो इसमें क्या होगा, जो कैपेसिटर लगाएंगे हमें वो क्या होगा, मोटर के साथ लगा रहेगा, क्या नहीं होगा, अलग नहीं होगा। तो इसमें हम लिखेंगे, इस मोटर में
इस मोटर में अपकेंद्री स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता। इस मोटर में अपकेंद्री स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता। स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता। इस मोटर के अंदर अपकेंद्री स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता। दोनों वाइंडिंग के बीच दोनों वाइंडिंग के बीच 90 डिग्री के फेज अंतराल के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संधारित्र जोड़ा जाता है। संधारित्र जोड़ा जाता है। क्या क्या होता है इस मोटर में? अपकेंद्री स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता। दोनों वाइंडिंग के बीच 90 डिग्री का फेज अंतराल करने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संधारित्र जोड़ा जाता है। तो इसके अंदर पेपर या ऑयल कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। पेपर या ऑयल कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। ऑयल संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। जिसका मान 2 माइक्रोफैराड से 2.5 माइक्रोफैराड तक होता है। क्या होता है इस मोटर के अंदर हम जो कैपेसिटर प्रयोग करते हो कौन सा होता है हमारे पास? इलेक्ट्रोलाइट पेपर या ऑयल कैपेसिटर का हम क्या करते हैं इसके अंदर प्रयोग करते हैं। पूछा जाता है इसका प्रयोग हम यहां लिख लेते हैं। क्या होता है इसका प्रयोग? कहां पे होता है? जहां पर उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता नहीं होती। जहां पर उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता नहीं होती। जहां पे उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता नहीं होती वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन सी चीजें हैं? तो इसका प्रयोग हम छत वाले पंखे में। कहां पे? छत वाला पंखा। इसके अंदर हम इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब हम इसका डायग्राम और बना लेते हैं। ये हमारी कौन सी है? ये हमारे पास है रनिंग वाइंडिंग। और इनके बीच में क्या हो गया? 90 डिग्री का फेज अंतराल हो गया। ये हमारे पास कौन सी है? ये हमारे पास है स्टार्टिंग वाइंडिंग। और ये हमारे पास क्या लगा हुआ है? संधारित्र। और यहां पे हम इसको क्या देते हैं? एसी सप्लाई। क्या देते हैं? एसी सप्लाई। तो ये हमारे पास क्या भाई? स्थायी संधारित्र मोटर है। तो इसके अंदर जो हमारा कैपेसिटर लगता है वो परमानेंट लगा रहता है।
तो जिसके कारण क्या होता है, दोनों वाइंडिंग के बीच फेज अंतराल कितना हो जाता है, 90 डिग्री का फेज अंतराल उत्पन्न हो जाता है, और जिसके कारण हमारी मोटर क्या हो जाती है, सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। इस मोटर में अपकेंद्री स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता। दोनों वाइंडिंग के बीच फेज अंतराल 90 डिग्री के फेज अंतराल के स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए फेज अंतराल के लिए फेज अंतराल के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संधारित्र जोड़ा जाता है। इसके अंदर पेपर या ऑयल कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, जिसका मान कितना होता है, 2 माइक्रोफेराड से 2.5 माइक्रोफेराड तक होता है। फिर पूछा जाता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहां हमें उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत नहीं होती, वहां पे इस मोटर का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये हमारी कौन सी है, स्थायी संधारित्र मोटर है। स्थायी संधारित्र मतलब इसके अंदर हमने अपकेंद्री स्विच का प्रयोग नहीं कर रखा है। जो हमारा कैपेसिटर है ये मोटर के अंदर क्या रहेगा, लगा रहेगा। और इस मोटर का प्रयोग कहाँ किया था, अभी छत वाला पंखा हो गया है, मेज वाले पंखे, इनके अंदर इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब जो अगली हम मोटर पढ़ेंगे वो हमारे पास, ये हमारे पास है संधारित्र, स्थायी संधारित्र मोटर। अब हम पढ़ेंगे जो अगली मोटर हमारे पास है वो है कैपेसिटर स्टार्ट है, कैपेसिटर रन मोटर। तो हमारी पास कौन सी है, संधारित्र स्टार्ट, संधारित्र स्टार्ट, संधारित्र रन मोटर, संधारित्र रन मोटर। तो इस मोटर के अंदर क्या होता है, इस मोटर के अंदर हम दो कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। तो एक कैपेसिटर से तो मोटर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और जब हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है तो एक कैपेसिटर हमारा सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्री स्विच से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, और एक जो हमारा कैपेसिटर है वो रनिंग वाइंडिंग के साथ जुड़ा रहता है, उससे हमारी मोटर क्या रहेगी, चलती रहेगी। क्या रहेगी, चलती रहेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर मोटर का क्या कर रहे हैं, हम चित्र बना रहे हैं। तो इसके अंदर हम लिखते हैं क्या क्या चीजें हमने लगाई है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है C1 और ये हमारे पास है C2। ये हमारे पास क्या है, अपकेंद्री स्विच है, अपकेंद्री स्विच है। ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, रोटर है। ये हमारे पास SW का मतलब हमारे पास क्या है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। ये हमारे पास है RW, RW का मतलब ये हमारे पास क्या है, रनिंग वाइंडिंग है। और यहाँ पे हमने इसको क्या दे रखी है, AC सप्लाई। ये हमारी क्या है, AC सप्लाई है। ये हमारे पास क्या भाई, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर है, जिसके अंदर हमने क्या कर रखा है, दो कैपेसिटरों का प्रयोग कर रखा है। तो इसमें पूछा जाता है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, शुरुआत में जब मोटर शुरू होती है, शुरुआत में टॉर्क, शुरुआत में टॉर्क C1 प्लस C2 के कारण होता है। तो पहली बात हमने क्या लिखी है, जब हमारी मोटर क्या होगी, शुरू होगी, तो पूछा जाता है उस समय जो मोटर शुरू होती है तो उस समय जो टॉर्क होता है वो कौन कौन से कैपेसिटर के कारण होता है। तो ये हमारे कौन से कारण होता है, C1 व C2 के कारण होता है। अब पूछा जाता है भाई जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है वो कितने मान का होता है और रनिंग कैपेसिटर कितने मान का होता है। तो जो हमारा अगली बात क्या है, स्टार्टिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग संधारित्र स्टार्टिंग संधारित्र उच्च मान का होता है।
उच्च मान का होता है। मान पूछ ले तो भी 10 से 15 माइक्रोफेराड होता है। क्या होता है भाई, जो स्टार्टिंग संधारित्र होता है हमारा C2 वो क्या होता है, वो उच्च मान का होता है। इसके बाद क्या भाई, रनिंग संधारित्र निम्न मान का होता है। इसका होता है निम्न मान का। और निम्न मान में पूछ लिया तो कितना लिखा था हमने, 2 से 2.5 माइक्रोफेराड। कितने तक का, 2 से 2.5 माइक्रोफेराड। बाद में टॉर्क C1 के कारण होगा। बाद में टॉर्क C1 के कारण होगा। बाद में जो टॉर्क होगा वो किसके कारण होगा, C1 के कारण होगा। इसका स्टार्टिंग टॉर्क रनिंग टॉर्क से 1.5 से 2 गुना अधिक होगा। 2 गुना अधिक होता है। और क्या था, 25% तक लोड बढ़ने पर यह मोटर समायोजित कर लेती है। तो ये हमारे पास क्या है, संधारित्र स्टार्ट, संधारित्र रन मोटर। तो इसमें क्या होता है, जो शुरुआत में जो मोटर चलती है हमारी, तब पूछा जाता है भी जो शुरुआत में जब मोटर चलती है तो टॉर्क कौन कौन से कैपेसिटर के कारण होता है। तो जब हमारी मोटर शुरुआत होती है तो हमारा जो टॉर्क होता है वो C1 व C2 के कारण होता है। तो पूछा जाता है स्टार्टिंग संधारित्र का मान कितना होता है, तो 10 से 15 माइक्रोफैराड का मैं उच्च मान का प्रयोग करते हैं। फिर पूछा जाता है रनिंग जो संधारित्र होता है वो क्या होता है, तो हमारे पास निम्न मान का होता है, 2 से 2.5 माइक्रोफैराड का होता है। और जब मोटर चलने के बाद रनिंग अवस्था में आती है तब पूछा जाता है टॉर्क किसके कारण होगा, तब हमारा जो टॉर्क होगा वो C1 के कारण होगा। क्योंकि जो C2 हमारा लगा हुआ है उसके श्रेणी क्रम में हमने क्या लगा रखा, केंद्रीय स्विच लगा रखा है। क्या लगा रखा है, केंद्रीय स्विच लगा रखा है। जब मोटर 70 से 80% गति पकड़ लेती है तो ये अब केंद्रीय स्विच क्या होता है, सर्किट से ओपन हो जाता है, जिसके कारण C2 हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जब मोटर रनिंग अवस्था में रहेगी तो हमारा टॉर्क केवल किसके कारण होगा, C1 के कारण होगा। फिर पूछा जाता है इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है और बाद में जो रनिंग टॉर्क होता है उनमें क्या अंतर होता है। तो जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो C1 व C2 के कारण होता है, इसलिए वो क्या होता है, अधिक होता है। और जो बाद में जो हमारा रनिंग टॉर्क है वो केवल किसके कारण होता है, C1 के कारण होता है। तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क रनिंग टॉर्क से 1.5 से 2 गुना क्या होता है, अधिक होता है। फिर क्या होता है, जब मोटर हमारी क्या करती है, इसके ऊपर लोड बढ़ जाए तो 25% अगर लोड बढ़ गया तो ये मोटर क्या कर लेती है, उस लोड को समायोजित कर लेती है। फिर पूछा जाता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ये हमारी क्या है, संधारित्र स्टार्ट, संधारित्र रन मोटर प्रयोग पूछा जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है भाई कंप्रेसर में। कहाँ पे किया जाता है, कंप्रेसर में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, कंप्रेसर कौन से, जो एसी होती है हमारे उनके अंदर। और कहाँ, रेफ्रिजरेटर का मतलब फ्रिज के अंदर हमारे इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। संधारित्र स्टार्ट, संधारित्र रन मोटर का। तो ये हमारी क्या थी, संधारित्र स्टार्ट, संधारित्र रन मोटर थी। अब लो अगली मोटर हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है शेडेड पोल मोटर। तो हमारी अगली मोटर है शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर
इसको हम क्या बोलते हैं? छायांकित। छायांकित मोटर बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? छायांकित। शेडेड पोल मोटर को क्या बोलते हैं हमें? छायांकित मोटर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम पढ़ लेते हैं। इस मोटर में सेलिएंट स्टेटर का प्रयोग किया जाता है। इस मोटर में सेलिएंट स्टेटर का प्रयोग किया जाता है। सेलिएंट स्टेटर का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सेलिएंट स्टेटर का प्रयोग किया जाता है, जिसके ऊपर मुख्य वाइंडिंग स्थापित होती है। जिसके ऊपर मुख्य वाइंडिंग स्थापित होती है। स्थापित होती है। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, जो शेडेड पोल मोटर होती है उसमें किस प्रकार के स्टेटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सेलिएंट स्टेटर का प्रयोग किया जाता है, जिसके ऊपर क्या होती है? मुख्य वाइंडिंग स्थापित की जाती है। क्या की जाती है? मुख्य वाइंडिंग स्थापित की जाती है। फिर पूछा जाता है इसमें कौन से रोटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें स्क्विरल केज, स्क्विरल केज रोटर का प्रयोग होता है। स्क्विरल केज रोटर का प्रयोग होता है। किसका होता है? स्क्विरल केज रोटर का प्रयोग होता है। मुख्य वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है। क्या होता है? मुख्य वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है। क्या होता है? और क्या इसके अंदर हमारा मुख्य वाइंडिंग से चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है। क्या होता है? मुख्य वाइंडिंग से चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है। फिर क्या होता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से सेलिएंट तथा शेडेड पोल में विद्युत चुंबकीय खिंचाव पैदा होता है। तो इसके अंदर हमने क्या लिखा है? तो इस मोटर में सेलिएंट स्टेटर का प्रयोग किया जाता है, जिसके ऊपर मुख्य वाइंडिंग स्थापित होती है। इसमें स्क्विरल केज रोटर का प्रयोग होता है। मुख्य वाइंडिंग से चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? स्थापित होता है, फ्लक्स स्थापित होती है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय गुण के कारण सेलिएंट तथा शेडेड पोल के बीच चुंबकीय खिंचाव स्थापित हो जाता है। और क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? शेडेड पोल में लेंज के नियम के कारण क्या हो जाता है? ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, खिंचाव पैदा होता है। लेंज के नियम से शेडेड पोल में चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हो जाता है।
स्थापित हो जाता है। और लेंज का नियम क्या होता है? लेंज का नियम होता है जिसके द्वारा पैदा किया जाता है उसी का विरोध करना। उत्पन्न होने के कारण का विरोध करना क्या कहलाता है? लेंज का नियम। क्या कहलाता है? उत्पन्न होने के कारण का विरोध क्या कहलाता है? लेंज का नियम कहलाता है। फिर इसकी दिशा पूछी जाती है। मोटर की दिशा या गति कैसे होती है? गति किस साइड गति करती है? तो गति इसकी होती है सेलिएंट से शेडेड की ओर। सेलिएंट से शेडेड की ओर। तो जो इसकी गति होती है वो सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर। कहां होती है इसकी गति? सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर। तो ये हमारे पास क्या थी? शेडेड पोल मोटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? छायांकित मोटर बोलते हैं। तो ये हमारे पास होती कैसी है? ये हमारा क्या है? मुख्य पोल। और ये हमारे पास कौन सा है? शेडेड पोल। हमारे पास क्या है? शेडेड पोल है। इस प्रकार से हमारी ये मोटर होती है। ये हमारी कौन सी है? शेडेड पोल मोटर है। इस मोटर में सैलिएंट स्टेटर का प्रयोग किया जाता है, जिसके ऊपर मुख्य वाइंडिंग स्थापित होती है। इसमें स्क्विरल केज रोटर का प्रयोग होता है। मुख्य वाइंडिंग से चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? स्थापित होता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से सैलिएंट तथा शेडेड पोल में विद्युत चुंबकीय खिंचाव हो जाता है। लेंज के नियम के अनुसार शेडेड पोल में चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाता है? स्थापित हो जाता है। गति कहां से होती है? सेलिएंट से शेडेड पोल की ओर इसकी क्या होती है? गति होती है। विशेषता पूछी जाती है इसकी, भाई विशेषता क्या क्या है? तो विशेषता क्या होती है भाई? तो विशेषता में इसकी दक्षता पूछी जाती है। तो दक्षता पूछी जाती कितनी होती है? दक्षता, तो इसकी दक्षता होती है 5% से 35%। कितनी होती है? 5% से 35% तक इसकी क्या होती है? दक्षता होती है। फिर पूछा था भाई कितने अक्षमता तक की बनाई जाती है? अक्षमता और पूछी जाती है। तो जो इसकी अक्षमता होती है वो कितनी होती है? 3 वाट से 125 वाट। कितने तक होती है? 3 वाट से 125 वाट तक। टॉर्क पूछा जाता है। टॉर्क क्या होता है इसका? टॉर्क होता है इसका कम। क्या होता है टॉर्क? टॉर्क होता है इसका कम टॉर्क होता है। और क्या होता है? टॉर्क कम होता है, सस्ती होती है। क्या होती है? सस्ती है। निर्माण सरल है, बनानी सरल है। निर्माण क्या है? सरल है। फिर पूछा जाता है इसका प्रयोग। भाई हम इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो इसका प्रयोग हम करते हैं खिलौनों में। कहाँ पे? खिलौनों में। कहाँ प्रयोग करते हैं इसका? हम खिलौनों के अंदर इसका हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। विद्युत घड़ी में करते हैं। कहाँ करते हैं? खिलौनों में, विद्युत घड़ी में। ये हमारे पास क्या थी? शेडेड पोल मोटर थी। कौन सी थी हमारे पास? ये शेडेड पोल मोटर थी। अब जो अगली मोटर हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है, जो सबसे ज्यादा जिस मोटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंगल फेज मोटर के अंदर है। तो अगली हमारे पास मोटर है सार्वत्रिक मोटर। सार्वत्रिक मोटर। तो सार्वत्रिक मोटर का दूसरा नाम क्या है? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक। सार्वभौमिक मोटर। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसको? यूनिवर्सल मोटर।
अब हमें सबको पता चल गया भाई सार्वभौमिक या सार्वत्रिक मोटर किसको कहते हैं, हमें यूनिवर्सल मोटर को कहते हैं। और सबसे ज्यादा इस मोटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर है। जब भी सिंगल फेज मोटर की बात आती है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस मोटर के पूछे जाते हैं। तो ये क्या होती है, तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हुए क्या होती है। यह एसी व डीसी, यह एसी व डीसी दोनों सप्लाई पर चलती है। तो इसकी खास बात क्या है, जो हमारी यूनिवर्सल मोटर होती है वह एसी व डीसी दोनों सप्लाई के ऊपर क्या करती है, चलती है। तो पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है ऐसी कौन सी मोटर है जो एसी व डीसी दोनों सप्लाई के ऊपर चलती है। तो हमारी यूनिवर्सल मोटर क्या हुई, एसी व डीसी दोनों सप्लाई के ऊपर चलती है। अगली क्या है, इसकी संरचना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई इसकी संरचना डीसी सीरीज मोटर जैसी होती है। इसकी संरचना डीसी सीरीज मोटर जैसी होती है। इसकी संरचना डीसी सीरीज मोटर जैसी होती है। तो पूछा जाता है इसकी संरचना कौन सी मोटर के समान है, तो जो इसकी संरचना वो डीसी सीरीज मोटर के समान होती है। और क्या होता है, इसका नाम पूछा जाता है भाई इसे एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं, ये सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे हुए हैं। तो ऐसी कौन सी मोटर जो एसी व डीसी दोनों सप्लाई पे चलती, तो यूनिवर्सल मोटर है। इसकी संरचना डीसी सीरीज मोटर जैसी होती है, इसे एसी सीरीज मोटर भी कहा जाता है। अब इसका प्रयोग कहां किया जाता है, डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर, डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर रिएक्शन को दोष को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या आता है, डीसी मोटर में जो आर्मेचर रिएक्शन दोष होता है उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आर्मेचर रिएक्शन दोष कैसे दूर करते हैं, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में कंपनसेटिंग वाइंडिंग स्थापित की जाती है। क्या की जाती है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग किससे, कंपनसेटिंग वाइंडिंग से विचुंबकीय प्रभाव दूर होता है। विचुंबकीय प्रभाव क्या होता है, दूर होता है। तो इसका प्रयोग क्या किया जाता है, डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर रिएक्शन को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह फैराडे के
विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे काम करती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है। बिना लोड पर गति अधिक होती है। बिना लोड पर गति अधिक होती है। क्या होती है? बिना लोड पर गति क्या होती है? अधिक होती है। इसमें डीसी मोटर का प्रयोग होता है। गति कितनी होती है? इसकी गति 3000 से लेकर 14,000 आरपीएम तक। आरपीएम हमारी क्या होती है? रोटेशन पर मिनट। क्या होती है? रोटेशन पर मिनट। आवाज अधिक करती है। आवाज अधिक करती है। आवाज अधिक करती है। जल्दी गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? जल्दी गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? जल्दी गर्म हो जाती है। और क्या होता है? आवृत्ति कम होने पर अच्छा कार्य करती है। तो ये हमारी क्या भाई यूनिवर्सल मोटर है। तो यूनिवर्सल मोटर के अंदर देख लेते क्या क्या चीजें होती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। सार्वत्रिक मोटर होता है इसका नाम, या सार्वभौमिक मोटर होता है। तो ये हमारी मोटर क्या होती है? तो इसमें हम देख लेते भाई यूनिवर्सल मोटर क्या होती है। यह एसी व डीसी दोनों सप्लाई पे चलती है। क्वेश्चन पेपर में हुआ है। दोनों सप्लाई पे चलने वाली मोटर कौन सी होती है? यूनिवर्सल मोटर। इसकी संरचना पूछी जाती है। तो इसकी संरचना होती है डीसी सीरीज मोटर के जैसी इसकी क्या होती है? संरचना होती है। फिर पूछा था इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हम एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। डीसी सीरीज मोटर में प्रयोग पूछ लिया था, कहां पे इसका काम लिया जाता है। डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर रिएक्शन दोष को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में कंपनसेटिंग वाइंडिंग स्थापित की जाती है आर्मेचर दोष को दूर करने के लिए। कंपनसेटिंग वाइंडिंग से विचुंबकीय प्रभाव दूर होता है। यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। बिना लोड पर गति क्या होती है? अधिकतम होती है। जब लोड बढ़ेगा तो इसकी गति क्या हो जाती है? कम होती है। इसमें डीसी मोटर प्रयोग होती है। इसकी गति पूछ ली जाती कितनी होती है। तो इसकी गति होती है 3000 से लेकर 14,000 आरपीएम तक होती है। आरपीएम होता है रोटेशन पर मिनट। आवाज अधिक करती है। जल्दी गर्म हो जाती है। आवृत्ति कम होने पर अच्छे प्रकार से क्या करती है? कार्य करती है। अब इस मोटर का हम देख लेते हैं प्रयोग कहाँ पे होता है। तो किस किस चीज के अंदर इसका प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग होता है हमारा मिक्सी में प्रयोग होता है। ग्राइंडर में प्रयोग होता है। और जूसर में। और कहाँ होता है? वैक्यूम क्लीनर। यहाँ पे इस मोटर का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? प्रयोग। पूछ ले भाई रेलवे में इसका प्रयोग कैसे करते हैं? रेलवे इंजन। तो रेलवे इंजन में जो प्रयोग की जाती है मोटर वो क्या होती है? वो मोटर होती है 2200 एचपी की। ये क्वेश्चन पेपर में हुआ है। कितने एचपी की मोटर प्रयोग की जाती है? 2200 एचपी की। फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाती है कितनी होती है? 25 एचजेड। वोल्टेज पूछ ली जाती है 200 से 600 वोल्टेज। तो ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ है। रेलवे के अंदर जो यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है वो 2200 एचपी की होती है, 2200 हॉर्स पावर की होती है। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है उसकी? 25 एचजेड उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। वोल्टेज पूछ ली जाती है कितनी होती है? तो वोल्टेज होती है 200 से 400 वोल्टेज होती है। फिर पूछा जाता भाई इसकी गति नियंत्रण कैसे करते हैं? गति नियंत्रण
गति नियंत्रण कैसे करते हैं? टेपिंग निकाल के। टेपिंग निकाल कर या बाह्य प्रतिरोध द्वारा, बाह्य प्रतिरोध द्वारा जो हमारा रोटरी स्विच लगा होता है उसके द्वारा हम इसकी क्या करते हैं? गति नियंत्रण करते हैं। तो ये था हमारा भाई एसी थ्योरी सिंगल फेज मोटर की पहली क्लास थी हमारी। तो इसके अंदर हमने पढ़ा भाई सिंगल फेज मोटर में सबसे पहले मोटर क्या होती है? सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम एक फेज को दो फेज में बांटते हैं। फिर उस एक फेज की जगह हमने क्या किया? दो फेजों में बांट लिया तो मोटर क्या होगी? सेल्फ स्टार्ट होगी। उसके बाद हमने पढ़ा भाई संधारित्र स्टार्ट मोटर पढ़ी। उसके बाद परमानेंट कैपेसिटर मोटर पढ़ी थी। उसके बाद हमने कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ी शेडेड पोल मोटर। उसके बाद हमने पढ़ी भाई यूनिवर्सल मोटर। जो आगे क्लास आएगी उसमें बच्ची हमारी सिंगल फेज मोटरों के बारे में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर बताना। धन्यवाद।